ये रेगुलर रहेगा। अभी हम करेंगे यूनिवर्स। सो यूनिवर्स जो है उसके कुछ एक कंपोनेंट्स हैं, उसके कुछ एक टाइप्स हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ प्रकार के मैटर है, और जो मैटर है वो कुछ एक स्पेस को फिल कर रहा है टाइम के साथ। तो यूनिवर्स में क्या है, देयर इज मैटर, मैटर के साथ में है स्पेस, और स्पेस के साथ में है टाइम, और ये सारी चीजों के लिए आपके पास चाहिए एनर्जी। तो लास्ट क्या है कंपोनेंट, दैट इज एनर्जी। सो मैटर का मतलब क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैंने आपको इसलिए कहा था 9th क्लास का पढ़ने को। मैटर किसे कहते हैं, मैटर इज मैटर, है ना। मैटर में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, है ना। तो वैसे ही स्पेस में, सिंपल आपके यूनिवर्स में एक मैटर है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिल कर रहा है किसी स्पेस को, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर रहा है तो हम कहेंगे कि देयर इज टाइम, स्पेस, मैटर एंड एनर्जी। सो सबसे पहले लिखिए यूनिवर्स डेफिनेशन। इसमें ज्यादा समझने वाली बातें नहीं है, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ जो लिखाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करेंगे और इसे याद करेंगे फॉर एग्जाम। तो सबसे पहले लिखिए यूनिवर्स। यूनिवर्स किस किस से बना है, यूनिवर्स बना है बिकॉज ऑफ मैटर। मैटर के साथ साथ में क्या है, ये मैटर जो है कुछ स्पेस को फिल कर रहा है, और यही स्पेस जो है कुछ टाइम के साथ फिल हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और लास्ट, इन सब के लिए आपके पास जरूरी है एनर्जी का होना। मैटर, स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। सो सबसे पहले यूनिवर्स की स्पेल अपना डेफिनेशन लिखेंगे। सो यूनिवर्स का डेफिनेशन, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, सॉरी मैटर। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। मैटर का मतलब क्या है, पदार्थ। जो आपका यूनिवर्स है, आपका जो ब्रह्मांड है, कुछ एक पदार्थों से बना हुआ है, और यही पदार्थ जो है कुछ एक स्थानों को भर रहे हैं, और जिस समय में भर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं टाइम। और जो ये टाइम, स्पेस और जो मैटर है, इसके लिए आपको चाहिए एनर्जी। तो जब मैं हिंदी में डेफिनेशन लिखाऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर होएगा हिंदी मीडियम में। आगे लिखिए, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर which is filling some space, which is filling, which is filling some space, which is filling some space, जो कुछ एक स्थान को भर रहा है, which is filling some space, and it fills the space for a given time, and it fills the space for a given time। ब्रैकेट में लिखिए, and it fills the space
for a given time, for a given time. So universe is made up of a matter, ठीक है, और ये मैटर जो है कुछ एक स्पेस को भर रहा है, कुछ एक स्थानों को भर रहा है। ये आपका ब्रह्मांड जो है कुछ एक पदार्थों से बना हुआ है, और यही पदार्थ जो है यूनिवर्स के बीच में जहां पे खाली जगह या फिर जहां पे स्पेस है उसको ये भर रहा है। और जब ये भर रहा है तो उसके लिए कुछ एक गिवन टाइम है कि इतने ही टाइम तक ये भर सकता है, क्योंकि कंटिन्यू ये स्पेस में अपने मैटर को नहीं फैला सकता, कुछ एक समय के लिए ही कर सकता है। आगे लिखिए, द लास्ट कंपोनेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे, सिंपल लिखिए, द लास्ट कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स इज एनर्जी। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स इज एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा ना, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स में क्या है, मैटर है, स्पेस है, टाइम एंड एनर्जी है। सो लास्ट कंपोनेंट क्या है, द लास्ट कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स इज एनर्जी। एनर्जी विच कैन बी इन एनी फॉर्म। The last component of universe is energy which can be in any form, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, which can be in any form, like radiations, comma energy which is holding the planet together, radiations, फिर comma energy which is holding the planet together, that is जब प्लैनेट एक दूसरे के साथ होल्ड हैं, गिर नहीं रहे हैं, तो उनके बीच में कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, दैट इज अट्रैक्शन। आगे, दैट इज विच इज होल्डिंग द प्लैनेट टुगेदर, एंड एनर्जी थ्रू विच, एक मिनट रुको, एनर्जी विच इज होल्डिंग द प्लैनेट एंड द एनर्जी through which we can see the star, and the energy through which we can see the stars, and the energy through which we can see the stars, through which we can see the stars. Stars की जो एनर्जी है, जैसे आप स्टार को देख पाते हैं नाइट में, तो उसमें क्या है, एनर्जी है ना, तो उसी एनर्जी की वजह से आप उसको देख पा रहे हैं। अदरवाइज अगर उसमें नहीं लाइट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डार्क एनर्जी, है ना, मैंने आपको कराया था, दैट इज डार्क मैटर। दो प्रकार का मैटर है, एक मैटर क्या है जो आपको दिख रहा है, एक मैटर क्या है जो इसके बारे में आपको पता ही नहीं है, हम पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स में, अभी नहीं, साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी कहते हैं ना हम, सो देयर इज अ डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, और एक है सिंपल एनर्जी एंड सिंपल मैटर। जो दिख रहा है वो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में बात लेटर ऑन करेंगे। नेक्स्ट रहिए, आगे इसमें लिखिए, in the form of which we can see in energy through which we can see the stars in the form of light energy, energy through which we can see the stars, energy through which we can see the stars in the form of light energy, in the form of light energy, energy through which we can see the stars in the form of light energy। ब्रैकेट में सिंपल लिख लीजिए, स्टार के साथ सन, SUN, सन। सन भी वैसे ही एनर्जी रिलीज करता है, कैसे, रेडिएशंस की फॉर्म में, सूर्य की विकिरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। आप लिखिए ब्रह्मांड, हिंदी में ब्रह्मांड, ब्रह्म, ऐसे लिखते हैं इसको शायद, है ना, और लाइक दिस, ऐसे आएगा, ब्रह्मांड। इसमें लिखिए ब्रह्मांड पदार्थ से बना है, ब्रह्मांड पदार्थ से बना है, ब्रह्मांड पदार्थ से बना है जो कुछ स्थान भर रहा है, जो कुछ स्थान भर रहा है। ब्रह्मांड पदार्थ से बना है जो कुछ स्थान भर रहा है, और यह एक निश्चित समय के लिए, और ये एक निश्चित समय के लिए
स्थान भरता है और ये एक निश्चित समय के लिए स्थान भरता है। ब्रह्मांड का अंतिम घटक, ब्रह्मांड का अंतिम घटक ऊर्जा है। ब्रह्मांड का अंतिम घटक ऊर्जा है, ऊर्जा है जो किसी भी रूप में हो सकती है, जो किसी भी रूप में हो सकती है, जो किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि विकिरण, जैसे कि विकिरण, विकिरण मतलब रेडिएशंस, जैसे कि विकिरण, कौमा ऊर्जा जो ग्रहों को एक साथ रखती है, ऊर्जा जो ग्रहों को एक साथ रखती है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ऊर्जा जो ग्रहों को एक साथ रखती है, मतलब दे बाइंड टुगेदर ऑल दी प्लैनेट्स। ऑल्सो इसके साथ एक साथ रखती है वह ऊर्जा जिसके माध्यम से हम, वह ऊर्जा जिसके माध्यम से हम, वह ऊर्जा जिसके माध्यम से हम प्रकाश के रूप में, वह ऊर्जा जिसके माध्यम से हम प्रकाश के रूप में तारों को देख सकते हैं, वह ऊर्जा जिसके माध्यम से हम प्रकाश के रूप में तारों को देख सकते हैं। तो एक टाइप की एनर्जी है स्टार्स में जो कि लाइट की फॉर्म में हमें दिखती है कि तारा चमक रहा है, बट उसके पीछे है तो कोई एनर्जी ना, तभी वो चमक रहा है, तभी आपको वो दिख रहा है। सो जब यूनिवर्स ब्रह्मांड बनना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले क्या था, मैटर, और मैटर ने किसी स्थान को भरा और स्थान को भरने के लिए जो समय लगा उसे हम टाइम कहते हैं। एंड उस टाइम के बाद जो हमें ऊर्जा मिल रही है ये सारी एक्टिविटी में, तो ये चारों कंपोनेंट आपके यूनिवर्स के हैं। सो कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आए आउट ऑफ विच आर दी कंपोनेंट दैट आर एसोसिएटेड विद यूनिवर्स, इनमें से ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए कौन से घटक हैं, तो आपको ये चारों घटक याद रखने हैं। मैटर पदार्थ, स्पेस स्थान, टाइम समय, एनर्जी ऊर्जा। और जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो ये चारों घटक उसके साथ थे, है ना। टाइम की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स जब बनी है, यूनिवर्स को बने हुए 13.6 बिलियन ईयर्स हो गए। लिखिए, लाइन में लिखा रहा हूं, आप लिखिए। यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, यूनिवर्स स्टार्टेड, या फिर universe was created 13.6 billion years ago. Universe was created 13.6 billion years ago. 13.6 billion years ago. ब्रह्मांड का निर्माण 13.6 बिलियन साल पहले हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण 13.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ, या साल पहले हुआ, वर्ष पहले हुआ। The study of all these, लिखिए, the study of all these components together, the study of all these components together before Big Bang, the study of all these components together the study of all these components together before Big Bang is known as primordial particle atom. Primordial, not primordial, primordial, प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल का मतलब क्या है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि प्राइमोर्डियल का मतलब है कि बिग बैंग से पहले, है ना, यूनिवर्स जब बनी। बिग बैंग तो बाद में हुआ, पर पहले यूनिवर्स बनी, यूनिवर्स में फिर ये चार कंपोनेंट्स थे। और प्राइमोर्डियल का मतलब क्या है कि बिफोर बिग बैंग, तो उस टाइम को हम प्राइमोर्डियल कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है।
तो आपने क्या लिखा? द स्टडी ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स टुगेदर बिफोर बिग बैंग इज नोन एज प्राइमोर्डियल पार्टिकल एटम। प्राइमोर्डियल पार्टिकल एटम। प्राइमोर्डियल पार्टिकल एटम। आगे लिखिए, which is also known as singularity concept, which is also known as singularity concept, which is also known as singularity concept और oneness concept और oneness concept, singularity concept और oneness concept। सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट या फिर वननेस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। अगेन, यूनिवर्स किससे बना है? मैटर से। मैटर क्या भरता है? स्पेस। स्पेस और मैटर जब ये एक्टिविटी करते हैं तो उसके बीच में आता है टाइम, और इसके लिए चाहिए एनर्जी। आफ्टर दैट ये कह रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं बिग बैंग से पहले की, पहले सबसे पहले क्या यूनिवर्स बनी है ना? बाकी इवेंट तो लेटर ऑन होगा, पहले यूनिवर्स बन गई। यूनिवर्स जब बनी तो ये 4 घटक उसके लिए जरूरी है, 4 कंपोनेंट्स जरूरी है। लेटर ऑन जब हम सिर्फ और सिर्फ इस टाइम की बात कर रहे हैं, जब ये यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, मतलब पहले बनना स्टार्ट हुई, फिर बन के कंप्लीट हुई, समझ रहे हो? एक होता है स्टार्टिंग होना, फिर उसके बाद कंप्लीट बन जाना। बनने के बाद, बनने और बनने के कंप्लीट होने तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल का मतलब सबसे पहला टाइम। हिंदी में इसका मतलब है प्राइमोर्डियल ही लिखा है इन्होंने इसको। प्राइमोर्डियल कण आपके एनसीईआरटी में भी है, पर इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करेंगे। फर्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का, तो आप अगले चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन दे रखी है। दैट इज वाई मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। तो यूनिवर्स के लिए 4 घटक जरूरी हैं, और इस टाइम को हम कहते हैं प्राइमोर्डियल टाइम। ठीक है, सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट और वनलेस कॉन्सेप्ट को सिंपल समझिए। ये कहते हैं कि सारी सृष्टि का निर्माण सिर्फ एक पार्टिकल से हुआ, है ना? बिग बैंग भी यही कहता है, बट बिग बैंग थोड़ा सा अलग कहता है कि टूटे फूटे उसके बाद फिर क्रिएशन हुई। बट इसमें ये सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट की बात करता है कि बनाने वाला एक ही है। हम भी ये रिलीजन में पढ़ते हैं कि सब एक ही हैं, एक ही एनर्जी से पैदा हुए हैं, फलाना सारे प्लैनेट्स एक ही एनर्जी से बने हैं। तो सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट वो है, सिंपल। आपको ज्यादा इसको वो नहीं करना, क्या कहते हैं, ज्यादा इसको एक्सपेंड नहीं करना है। तो सिंगुलरिटी ये आपका पहला, नॉट पहला, बट दिस इज द सेकंड। पहला कॉन्सेप्ट है आपका यूनिवर्स, उसके बाद सेकंड आता है आपका सिंगुलरिटी। और प्राइमोर्डियल कौन सा है? बिफोर बिग बैंग का टाइम। समझ में आ रहा है? इसको याद रखिए। नेक्स्ट लिखिए, आप हिंदी में लिखिए, बिग बैंग से पहले इन सभी घटकों का, बिग बैंग से पहले इन सभी घटकों का एक साथ अध्ययन, बिग बैंग से पहले इन सभी घटकों का एक साथ अध्ययन, एक साथ अध्ययन प्राइमोर्डियल नॉट मॉड्यूल, प्राइमोर्डियल कण परमाणु के रूप में जाना जाता है। प्राइमोर्डियल कण परमाणु के रूप में जाना जाता है। प्राइमोर्डियल कण परमाणु के रूप में जाना जाता है, जिसे विलक्षणता अवधारणा, जिसे विलक्षणता अवधारणा, ये लिखा है मैंने सामने, लक्षणता अवधारणा और एकता अवधारणा के रूप में जाना जाता है। और एकता अवधारणा के रूप में जाना जाता है। एकता अवधारणा के रूप में जाना जाता है। या तो ये कहता है कि हम सब एक हैं, एक ही पार्टिकल से सारा सृष्टि का निर्माण हुआ है,
सिंगुलरिटी में कहते हैं कि विलक्षणता भी हमारा जो अवधारणा है कि हम एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट है हमारा क्रिएशन का और पूरी यूनिवर्स का, गैलेक्सीज का, चाहे आपकी आकाश गंगा है, चाहे ब्रह्मांड है, चाहे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, आपके उपग्रह हैं, तो सभी एक ही एनर्जी से बने। तो उसकी ये बात करता है। ज्यादा इसको नहीं हम ओपन करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चलता है आपका। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है इसके लिए तो सिंगुलरिटी या फिर आपका बिग बैंग, ये ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा आपके ऑप्शनल में, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो। बाकी ज्यादा इसकी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझने की कोशिश करिए जो चीजें आपको बताई जा रही है। प्राइमोर्डियल समझ गए कि यूनिवर्स की क्रिएशन से लेके बिग बैंग से पहले का समय, से प्राइमोर्डियल कहेंगे। सिंगुलरिटी कह रहा है कि सिर्फ एक ही कण से सारी चीजें बनी है, एक ही पार्टिकल से सब कुछ बना हुआ है। वननेस का कह रहा है एकता, यूनिटी को दिखा रहा है। सो बाकी मैंने ये 4 चीजें आपको बता दी हैं। सो इनको बिग बैंग आएगा अभी, बिग बैंग लेटर ऑन कराएंगे। अगर लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेबुला। नेबुला क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। नेबुला दैट इज NEVULA, नेबुला। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। मैंने आपको बोला कि जो यूनिवर्स है आपका, जो आपका ब्रह्मांड है, दैट इज मेड अप ऑफ मैटर या पदार्थों से बना हुआ है। जब ये पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो गए तो उन्होंने एक टाइप से धुएं के या धूल के जो भी पार्टिकल्स थे उनका बादल बनाना स्टार्ट कर दिए, और उन्हीं बादलों के निर्माण को हम कहते हैं कि ये एक नेबुला है। नेबुला कई लाइट ईयर्स तक का होता है। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर है जब आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसे आप कहते हैं 1 लाइट ईयर, है ना। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है कि आपने एक लाइट है, फॉर एग्जाम्पल लाइट ईयर, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रकाश की ऊर्जा है। अगर प्रकाश की ऊर्जा ने पृथ्वी से लेके मंगल ग्रह तक कितना डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी तय की, उसको आप कहते हैं लाइट ईयर्स, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके एस्ट्रोफिजिक्स के हैं, है ना। आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नहीं जाना है, ना आपको एस्ट्रोनॉमी सीखनी है, ना एस्ट्रोफिजिक्स में आपको घुसना है, सिर्फ आपको समझना है कि है क्या। तो पहले देखिए नेबुला। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको कुछ एक कीवर्ड्स है, जैसे यूनिवर्स है, मैटर, स्पेस, टाइम, एनर्जी, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑल्सो प्राइमोर्डियल का मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए। सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेबुला क्या है उसके बारे में डेफिनेशन आप लिखेंगे। लिखिए नेबुला, the matter started accumulating to form cloud of gases. The matter started accumulating to form FORM, to form cloud of gases in the space, cloud of gases in the space, which are known as nebulas, तो जब ये पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलने लगे या एक्यूमुलेट होने लगे, एकत्रित होने लगे, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी गैसेस का एक बादल बनाना स्टार्ट कर दिया, और उसी बादल के या उसी गैसेस के बादल को हम नेबुला कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए इसी में। नेबुलास हैव डिफरेंट साइजेस, नेबुलास हैव डिफरेंट साइजेस, तो इनके डिफरेंट साइज हैं, डिफरेंट के आकार हैं। नेबुलास हैव डिफरेंट साइजेस which are measured in light years, Nebulas have different sizes which are measured in light years, ब्रैकेट में लिखेंगे 80,000 फिर डैश लगा के 1,20,000, 80,000 से लेके 1,20,000 तक इनका साइज होता है, तो उसे कहते हैं हम कि ये एक नेबुला है। नेबुलास हैव डिफरेंट साइजेस व्हिच आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे 80,000 टू 1,20,000 तक।
अब पहले आप साथ साथ में लिखिए लाइट ईयर। लाइट ईयर की डेफिनेशन लिखिए, लाइट ईयर है क्या। जब दोबारा रिपीट आप पढ़ेंगे टॉपिक को तो याद नहीं रहेगा। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन अ ईयर। इन अ ईयर, एक साल में जितना लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ ईयर। प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। समझ में है। पहले क्या है, मैटर। मैटर से क्या है, स्पेस भर रहा है और स्पेस के लिए टाइम लगता है, उसको भरने के लिए टाइम लग रहा है। उसी के बाद एनर्जी, क्योंकि भरने में भी एनर्जी लगेगी। अब यही पदार्थ जब बाद में इकट्ठे होना स्टार्ट कर देंगे तो इन पदार्थों में डिफरेंट टाइप की गैसेज है। जब गैसेज एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो वो डिफरेंट टाइप के बादल बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्लाउड बनना स्टार्ट कर देंगे। उसी बादलों को हम कह रहे हैं कि ये नेबुलाज है। अब नेबुला के अलग अलग साइज है। नेबुला का साइज जो है 80,000 लाइट ईयर से लेके 1,20,000 लाइट ईयर तक का होता है नॉर्मल साइज में। बट अगर किसी नेबुला का साइज 2 लाख लाइट ईयर से ऊपर हो तो उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। समझ गए। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड, सो थोड़ा धीरे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले यूनिवर्स को बनाने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए। उन पदार्थ जो हैं वो कुछ एक स्थानों को भर रहे हैं, और जब पदार्थ उन स्थानों को भर रहे हैं तो उसमें कुछ एक समय लग रहा है, तो उसे हम टाइम कह रहे हैं। और उसी टाइम और एनर्जी को लगने में, टाइम और फिलिंग में और पदार्थ को इकट्ठे होके उसको भरने में समय जो लग रहा है, उसके बाद जो है एनर्जी लग रही है, उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। अब ये एनर्जी जो है ये डिफरेंट टाइप की है, इसे मैं आपसे पार्टिकल फिजिक्स में ही डिस्कस करूंगा, तब आपको इसके बारे में समझ आएगा। ठीक है। अब सिंपल, बाकी मैंने टाइम, ये तो टाइम लिमिट की बात है। प्राइमोर्डियल मतलब पहले, बिग बैंग से पहले का समय, और सिंगुलैरिटी भी सिंगल। बस इसमें आप याद रखिए कि नेबुला क्या है, ये सारे के सारे पदार्थ एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि इस रूम में मैंने क्या किया, बहुत सारी गैसेस को छोड़ दिया। गैसेस वैसे दिखती नहीं है, बट हो सकता है कि मैंने कुछ एक यहाँ पे ऐसा छिड़काव कर दिया कि मेरे को गैसेस का पता लग रहा है कि अमोनिया है तो ब्लू कलर की है, अगर कार्बन है तो ब्लैक कलर की है, और वो सारी गैसेस इकट्ठी हो रही है। जब वो सारी गैसेस इकट्ठी हो जाएंगी तो वो एक गोला बना देंगे, धुएं का गोला, या फिर क्लाउड ऑफ गैसेस बन जाएगा। अब वो धुएं का गोला जो आपको दिख रहा है, आप उसे कह रहे हैं कि ये नेबुला है। कैसे पता कर रहे हैं? क्योंकि उसका साइज जो है वो 80,000 से 1,20,000 लाइट ईयर तक का है, प्रकाश वर्ष तक का है। बट अगर मेरे पास कोई ऐसा नेबुला है जिसकी जो साइज है वो 2 लाख लाइट ईयर से ऊपर है, तो उसे मैं कहूंगा कि तो गैलेक्सी है। उसे हम कहेंगे कि एक टाइप से आकाश गंगा नहीं कहते, गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं। हाँ, आकाश गंगा है, तो आप कहेंगे कि एक आकाश गंगा है। उसी आकाश गंगा का एक पार्ट होता है सोलर सिस्टम, और उसी सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है अर्थ, और उसी अर्थ को हमने पढ़ना है। सो दैट इज आर कॉन्सेप्ट। हमें और कहीं आगे पीछे बात नहीं करनी है। ठीक है। जिन्हें इसमें हिंदी में लिख लीजिए पहले, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट बना रहे, यानी कि मैं बाद में इनको लिखाना ही रह जाए। देखिए, जब पदार्थ एकत्रित होकर अंतरिक्ष में, जब पदार्थ एकत्रित होकर अंतरिक्ष में गैसों का बादल बनाने लगता है, गैसों का बादल बनाने लगता है। जब पदार्थ एकत्रित होकर अंतरिक्ष में गैसों के बादल बनाने लगता है, जिन्हें आप तो इंग्लिश में लिखेंगे नेबुला और हिंदी में निहारिका, तो इन्हें निहारिका कहा जाता है तो नहीं कोई निहारिका लड़कियों का नाम होता है निहारिका, तो इन्हें निहारिका या फिर नेबुला भी लिखेंगे आप साथ में, ताकि आपको याद रहे। नेबुला कहा जाता है। आगे लिखिए, निहारिका के विभिन्न आकार होते हैं शुक्र है नहीं है कोई यहाँ पे निहारिका, है तो नहीं कोई। निहारिका के विभिन्न आकार होते हैं, मींस नेबुला के डिफरेंट आकार होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं। निहारिका के विभिन्न आकार होते हैं जिन्हें प्रकाश वर्ष में मापा जाता है।
जिन्हें प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। जहां प्रकाश वर्ष लिखेंगे उसके अंदर 80,000 से लेके 1,20,000 लिखेंगे, ठीक है। जिनके विभिन्न आकार होते हैं, जिन्हें प्रकाश वर्ष ब्रैकेट में 80,000 टू 1,20,000 में मापा जाता है, मतलब लाइट ईयर्स में, जिन्हें प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अब थोड़ा सा लाइन चेंज करके लिखेंगे प्रकाश वर्ष होता गया। तो पहले प्रकाश वर्ष की, उसके बाद प्रकाश वर्ष की लगाएंगे आप एक हेडिंग। तो लिखिए प्रकाश वर्ष एक वर्ष में, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, प्रकाश ही हो जाता है, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। प्रकाश वर्ष एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। आप लिखिए नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम, गैलेक्सीज। जितना इजीली मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, इससे इजीली कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप फर्स्ट चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी का पढ़ के आएंगे तो आप ज्योग्राफी से नफरत करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे बेकार, या फिर जैसे शब्द यूज नहीं करना चाहिए, घटिया बुक जो आज तक लिखी गई है फिजिकल ज्योग्राफी की, वो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, एनसीईआरटी की। उसे पढ़ोगे तो आपका ज्योग्राफी से क्या, दुनिया से भी मन उठ जाएगा। आप कहेंगे क्या यार ये, क्योंकि वो बहुत ही गंदे वे में लिखी गई है। द थिंग इज, जैसे लिखी जानी चाहिए 11th क्लास के बच्चे के लिए, उस हिसाब से नहीं लिखी गई है। बच्चा कैसे समझेगा कि क्या सिस्टम है, क्या होता है? उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वे में लिखी गई है। उस बुक को मैं नहीं रिकमेंड करता, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्लास लगाइए, नोट्स बनाइए, वही आपके काम आएंगे। एनसीईआरटी जो पढ़नी है मैं बता दूंगा आपको जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटी लिखी गई है वो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जितनी वो बेकार है उससे ज्यादा कहीं अच्छी वो एनसीईआरटी। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड वहां से क्वेश्चन आता है, और मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। अगर आप मेरे पास एनसीईआरटी लाएं और क्वेश्चन पेपर लाएं तो मैं वहीं से आपको दिखा सकता हूँ कि देखो फलाने पेज में ये क्वेश्चन का आंसर है, हर एक लाइन में आंसर छिपा हुआ उसमें, ठीक है। तो इसलिए जो मैं किताब बोलूंगा वही पढ़ना, उसके ऊपर खर्चा मत करना फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर। बाकी अगर आपको लेनी होगी कोई किताब तो लेटर ऑन मैं बता दूंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें तब ही रेफरेंस बुक लें, है ना। पहले किताबें लेके रखते हैं फिर वो पढ़ते ही नहीं है दोबारा। सो माता पिता के जो पैसे हैं उनको बचाएं। उससे अच्छा कि बुक की जगह आप टेस्ट सीरीज लगाएं लेटर ऑन। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज की जरूरत तो वैसे पड़ेगी नहीं, यहीं पे टेस्ट हो जाएंगे इस बार, एंड तक सारे टेस्ट यहीं पे हो जाएंगे। फरवरी मार्च के बाद से रिवीजन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, गैलेक्सीज। इसमें लिखिए, सिंपल है ये तो, दोज नेबुलास having size up to 2 lakh light year or greater than, those nebulas having size up to 2 lakh light years, having size up to 2 lakh light years or greater than that, are known to be galaxies. आप लिखिए हिंदी में, वे निहारिकाएं जिनका आकार, निहारिकाएं मीन्स नेबुला। ये नेबुला पक्का लिखना है आपने, हिंदी इंग्लिश जो भी है नेबुला लिखेंगे। वे निहारिकाएं जिनका आकार 2 लाख प्रकाश वर्ष, वे निहारिकाएं जिनका आकार 2 लाख प्रकाश वर्ष
या उससे अधिक होता है, या उससे अधिक होता है, या उससे अधिक होता है, आकाश गंगाएं कहलाती हैं। वे निहारिकाएं जिनका आकार 2 लाख प्रकाश वर्ष तक या उससे अधिक होता है, आकाश गंगाएं कहलाती हैं, या फिर आकाश गंगा कहलाती हैं। सिंपल, समझ रहे हो? ज्यादा तो नहीं है। बिग बैंग थ्योरी है, आपका एक सीरियल भी आता है बिग बैंग थ्योरी, फन शो है, कॉमेडी शो है। उसमें एक बंदा है, इज वेरी इंटेलिजेंट, तो कॉमेडियन भी है, उस कुछ भी बोलता है। जैसे फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके एक सीरीज, चलो आपने नहीं देखा होगा, मत देखना, टाइम मत वेस्ट करना, पर वो बहुत अच्छी बातें बोलता है। स्टार्टिंग में जो आपके नेबुलास थे सबके सब, ये हमेशा हाइड्रोजन से ही बने होते थे, बट आपको पता है कि हर एक चीज जो है टूटती रहती है, आगे से आगे वो प्रोसेस होती जाती है। सो मैक्सिमम जो है लेटर ऑन ये जो नेबुलास हैं एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते गए, रिएक्शन के बाद जो है हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से फिर आगे क्या बनता है? पीरियोडिक टेबल याद है? हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना? ऐसे करके ये सारे के सारे जो चीजें बनी, हाइड्रोजन से लेके, सिंपल समझिए, हाइड्रोजन से लेके आयरन तक, है ना? अब मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है या एटॉमिक मास क्या है ना, ये सब चीजें मैं नहीं पूछूंगा, बट सिंपल याद रखें कि पूरे एटॉमिक टेबल को अगर आप देखें, सॉरी पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है विद एटॉमिक नंबर 1। वहां से लेके आयरन तक जितने भी कंपोनेंट्स है, आयरन तक जितने भी एलिमेंट्स बने हैं वो पहले बने हैं, और आयरन के बाद जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो लेटर ऑन बने। तो उसी के बारे में बात है। सो आगे आप लिखिए, इसी में कंटिन्यू करिए, पर लाइन अलग से लिखेंगे। इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, अरे यार, इन द बिगिनिंग, उसका ही है, all the nebulas were made up of hydrogen, all the nebulas, हाँ जी, in the beginning all the nebulas were made up of, all the nebulas were made up of hydrogen, अब लिखिए, सभी शुरुआत में सभी निहारिकाएं हाइड्रोजन से बनी थी। शुरुआत में सभी निहारिकाएं हाइड्रोजन से बनी थी, पर आपको पता है लेटर ऑन क्या होता है कि इनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, गैसेस रिएक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ। ये आपने बड़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि ये आपस में रिएक्शन करेंगी, और जब भी ये रिएक्शन करेंगी तो कुछ एक गैसेस बहुत ज्यादा क्या होती हैं? रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, जो कि एक्सप्लोड कर देती हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सॉरी सोडियम मेटल तो आपने बहुत थोड़ा होएगा, टेस्ट ट्यूब फोड़ने का मजा आता है जब आप पहली बार सोडियम मेटल मिलता है, इतना सा मिलता है आपको, आप लेते हो उसमें सोडियम मेटल डालते हो, ऊपर से पानी डाल देते हो, और जो पटाखा होता है वहां पे धुआं, और मजा आता है कि वाह, केमिस्ट्री लैब में आज जिंदगी में कुछ अचीव किया है। सो वैसे ही कुछ एक गैसेज जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो धमाका करती हैं, एक्सप्लोड करती हैं। एक्सप्लोड करने के बाद जो है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स बनते हैं, है ना? आप पढ़ते थे कई बार कि जब मेटल, अब मैं आपको ये पढ़ाने नहीं बैठूंगा, सिंपल समझिए, जब आप रिएक्शंस पढ़ते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े आपने एनसीईआरटीज में। सो जब रिएक्शन करती हैं तो कई बार सॉल्ट बनता है, कई बार कोई गैस इवॉल्व होती है ना? कई बार हाइड्रोनियम एटम बनता है, कभी उधर से लिक्विड निकलता है, कई बार लाइम निकलता है ना? CaO, ऐसे कुछ करके आता था ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम मेटल है कुछ एक, अब मेरे को इतना याद नहीं रहे, पढ़ा मैं भी हूं बट मुझे भूल चुके हैं रिएक्शंस। तो सिंपल समझिए, जब भी रिएक्शन होता है तो उसके साथ वो एक तरफ पे रिएक्टेंट होता है, एक तरफ पे प्रोडक्ट होता है। तो जब रिएक्शन होएगा तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ना कुछ, है ना? तो वैसे ही प्रोडक्शन होती गई, एक दूसरे के साथ ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते गए, और फ्यूजन जब इन्होंने किया तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स बने, जैसे कि जिसमें बेरिलियम भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, बोरॉन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। तो आयरन तक जो बने वो एक्सप्लोजन के बाद ही बने। आगे लिखिए आप, स्टार। नेक्स्ट इज स्टार।
स्टार। आप बोलते हैं ना कि सुपरस्टार, वैसे ही स्टार, ये असली स्टार है। आप जो बनाते हैं वो नकली स्टार होते हैं। देखिए, इनिशियली स्टार्स वर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इनिशियली स्टार्स वर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। Made up of hydrogen. The star within the galaxy nebula. The star within the galaxy nebula, due to the nebula, due to the gravitational attraction of matter. तो स्टार जो है शुरुआत में किससे बने? ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मैटर। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मैटर। तो इनिशियली स्टार जो है वो हाइड्रोजन से बने थे, बट जो स्टार हैं दे आर विद इन दी गैलेक्सी, वो गैलेक्सी के अंदर होते हैं और नेबुला के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ग्रेविटेशनल पुल है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं मैटर के साथ। आप लिखिए ऑल दी एलिमेंट्स starting from hydrogen, all the elements starting from hydrogen, all the elements starting from hydrogen to iron, हाइड्रोजन को कैपिटल एच लिख सकते हैं, आयरन को Fe। all the elements starting from hydrogen to iron are formed within the stars. All the elements starting from hydrogen to iron are formed within the stars. Stars के बीच ही सारे एलिमेंट्स बने हैं, हाइड्रोजन से लेके आयरन तक। Due to nuclear reactions, due to nuclear reactions, सो हिंदी में लिखिए तभी ज्यादा समझ में आएगा। जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो हिंदी में ही समझ में आ जाएगा। लिखिए नेक्स्ट, तारा या तारे। तारा लिखिए, तारा होता क्या है? तारा और सितारा। तो लिखिए तारा या तारे, तारे भी लिख सकते हैं, स्टार्स। प्रारंभ में तारे हाइड्रोजन से बने होते थे। प्रारंभ में तारे हाइड्रोजन से बने होते थे। तो आप ऐसा में समझिए कि तारा जो है सिर्फ उसमें लाइट है, आपको रात को दिखता तो चमक रहा है, उसमें वो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फ्रॉम हाइड्रोजन टू आयरन। प्रारंभ में तारे हाइड्रोजन से बने होते थे। पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश के गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे आकाश गंगा और निहारिका में, तारे आकाश गंगा और निहारिका में पाए जाते हैं। आकाश गंगा और निहारिका में पाए जाते हैं। तो अगर आपके जो तारे हैं वो कैसे? क्योंकि सिंपल समझिए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, है ना? एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। ठीक है, आपको लगता है हर एक चीज पदार्थ से बनी है, हम भी किसी ना किसी पदार्थ से बने, है ना? तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जो तारे हैं वो पदार्थ से बने हैं। और पदार्थ क्या है? ये एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशनल पुल के साथ जोड़ के रखता है। तो इसीलिए तारे जो हैं किसके भीतर हैं? गैलेक्सीज के अंदर और नेबुलास के अंदर। सिंपल सी बात। आगे लिखिए, तारों के भीतर हाइड्रोजन से लेकर लोहे तक, तारों के भीतर हाइड्रोजन से लेकर लोहे तक, तारों के भीतर हाइड्रोजन से लेकर लोहे तक सभी तत्व,
तारे के भीतर लोहे से लेके नहीं सॉरी हाइड्रोजन से लेके लोहे तक सभी तत्व परमाणु प्रतिक्रियाओं के कारण बने होते हैं। परमाणु प्रतिक्रियाओं के कारण बने होते हैं। परमाणु प्रतिक्रियाओं के कारण बने होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन से लेके हाइड्रोजन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तारों के बीच पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए सुपरनोवा। ये नेक्स्ट आपका ये कीवर्ड्स हैं, आपने याद रखने हैं। पहला कीवर्ड था यूनिवर्स, फिर ये 4 थे। उसके बाद था आपका प्राइमोर्डियल, फिर सिंगुलैरिटी, वननेस, फिर गैलेक्सीज, फिर नेबुला। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, दैट इज सुपरनोवा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कई बार। आपको अगर ये कीवर्ड्स नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन पक्का गलत करके आएंगे। अब नहीं पूछते कि वीनस के कितने उपग्रह हैं, मंगल के कितने उपग्रह हैं, वो चीजें गई। अब पूछते हैं थोड़ा और। सुपरनोवा लिखिए, शाबाश। सुपरनोवा कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर कोई तारा बहुत ही बड़ा साइज का है और वो टूट जाए उसे सुपरनोवा कहेंगे। तो लिखिए, इफ द स्टार इज बिग इनफ if the star is big enough and explosion is called supernova and its explosion is called supernova। अगर कोई स्टार बहुत बड़ा है और उसका एक्सप्लोजन हो जाता है, वो फूट जाता है, टूट जाता है, उसका विस्फोट होता है, तो उसे हम कहेंगे सुपरनोवा। टूटते ना तारे, है ना, आप जो देखते हैं वो तारा नहीं टूटता, उसको देख के आप विश मारते हैं। दैट इज कोई ना कोई मिट्योर गिरता है ना, मिट्योर गिरता है और आप बोलते हैं टूटता तारा मांग लो जल्दी से, सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। दैट इज मेटियोर। मेटियोर ऊपर से गिरा है, थोड़ा सा उसका पार्टिकल नीचे आया, फ्रिक्शन की वजह से वो आग की तरह जा रहा है ना। यूएफओस कहते हैं ना, यूएफओ गिर रहे हैं, तो नहीं है। तारा जब टूटेगा ना तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा और आप विश नहीं मांग पाओगे, आप एक ही विश मांगोगे, बच जाए बस, है ना। सो आपको गाड़ी गुड़ी तो नहीं दिलाएगा, बट ये कि आपको खतरा हो जाएगा उससे। आप लिखिए सुपरनोवा के लिए हिंदी में सुपरनोवा ही लिखेंगे। लिखिए सुपरनोवा, यदि तारा काफी बड़ा हो, यदि तारा काफी बड़ा हो मतलब उसका आकार बहुत बड़ा हो, यदि तारा काफी बड़ा हो तो उसके विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। मतलब बहुत बिग स्टार टूटा है जिसके एक्सप्लोजन से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई है, पार्टिकल्स गिरे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि एक सेटल सिस्टम है। सेटल सिस्टम के बीच में फॉर एग्जांपल क्लास पूरा सेटल सिस्टम है। मैंने बहुत बड़ा एक बॉम्ब लेके आया, है ना, और उसको मैंने यहाँ पे रखा और मैंने फोड़ दिया, है ना, उसको फोड़ दिया, उससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। बट उससे नुकसान क्या हुआ कि पूरे रूम में गैसेज हो गई हैं, धुआं उड़ता देख रहे हैं आप। तो सिंपल समझिए कि जब कोई तारा बहुत बड़ा हो और उसका विस्फोट हो जाए तो उसे आप कहेंगे कि ये तो सुपरनोवा हो गया। सुपरनोवा मींस तारा टूटा है और उसने साथ टूटने के बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज की है, दैट इज सुपरनोवा। ऐसे ये कॉन्सेप्ट ऐसे दे रखे हैं बुक्स में कि परेशानी हो जाएगी। यूट्यूब पे भी मत जाना, यूट्यूब पे भी लाइक शेयर कमेंट, उसके बाद सब्सक्राइब, फिर उसके बाद वो कहानी बताते रहेंगे तारों का ये होता है, वो होता है, सो होता है, और देखते देखते आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए डोंट गो फॉर दी यूट्यूब वीडियोस। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई चैनल ऐसा मिलता है जिसमें शॉर्ट वीडियो में ही बहुत अच्छी नॉलेज दे रखी है, तब आप देख सकते हैं। और ये आधा घंटा पौना घंटा नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा तो आप खुद सर्च कर लें, 2 लाइनें यहाँ वहां से उठा लें और उसको पढ़ लें। जहां पे आपको सिमिलर लाइनें दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2-3 साइट को विजिट किया, आप देख रहे हैं कि सेम ही लाइनें आ रही सब जगह, तो उसको कॉपी पेस्ट करो, अपने पास रख लो कंटेंट, ठीक है, बट समय बर्बाद मत करिए। नेक्स्ट है सुपरनोवा। सुपरनोवा में आगे लिखिए, दिस इवेंट स्टार्टेड 8.3 बिलियन ईयर अगो।
This event started 8.3 billion year ago, not million, billion year ago. तो सुपरनोवा कब हुआ? यह घटना, लिखिए, यह घटना 8.3 बिलियन साल पहले हुई। यह घटना 8.3 बिलियन साल पहले शुरू हुई थी। 8.3 बिलियन या फिर 8.3 बिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी। अब लिखिए आगे, ड्यू टू सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑल अदर एलिमेंट्स, ड्यू टू सुपरनोवा एक्सप्लोजन all other elements of the periodic table were formed. Due to supernova explosion, all other elements of the periodic table were formed. अब लिखिए, सुपरनोवा विस्फोट के कारण, मैंने आपको बताया पहले में क्या हुआ, स्टार जब एक्सप्लोड हो रहा था तो स्टार से बने हाइड्रोजन टू कहां पे, आयरन तक। उसके आयरन के बाद के जो प्रोडक्ट्स बने हैं, वो एलिमेंट्स बने हैं, वो सुपरनोवा के कारण बने। तो सुपरनोवा क्या है? बहुत बड़ा स्टार का मतलब क्या है कि ये भी एक स्टार ही है। स्टार से बने, स्टार क्या था, स्टार का साइज थोड़ा सा छोटा था, तो उसमें क्या थे, हाइड्रोजन से लेके आयरन तक के एलिमेंट अवेलेबल थे। बट सुपरनोवा जो बहुत बिग स्टार है, तो बिग स्टार है तो मतलब उसमें गैसेस भी बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, और ज्यादा रिएक्शन होने के कारण ज्यादा एलिमेंट्स बना रहा है। तो आयरन के बाद के जो आपके एलिमेंट्स बने हैं, वो सारे के सारे इसी में बने हैं। अब देखिए, सुपरनोवा विस्फोट के कारण आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल को आवर्त सारणी कहते हैं हिंदी में, के कारण आवर्त सारणी के अन्य सभी तत्वों का निर्माण हुआ। आवर्त सारणी के अन्य सभी तत्वों का निर्माण हुआ। अरे यार, सब चीजें कनेक्ट हो रही हैं। चलो, पहुंच रहे हैं हम अभी कहां पे, अपने सोलर सिस्टम की तरफ। अब इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन से हीलियम से बेरिलियम से बोरॉन से क्या बनता है, कार्बन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से फ्लोरीन से नियोन से सोडियम तक की बात करूंगा, उससे आगे मेरे को भी याद नहीं है। तो इन सभी तत्वों का जब निर्माण हुआ, तो ये निर्माण कैसे हुआ, हाइड्रोजन से। सबसे पहले क्या थी, न्यूक्लियर होते रहे। आपने न्यूक्लियर के बारे में भी पढ़ना है लेटर ऑन अपने साइंस एंड टेक में। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे है, कि एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिले तो हीलियम बन गया, है ना। उसी तरह से जब एक दूसरे के साथ मिलते गए, रिएक्शन करते गए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते गए, फ्यूजन रिएक्शन होता है इसमें। तो फ्यूजन रिएक्शन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते गए। फ्यूजन से क्या है, प्रोडक्ट टूटते जाएंगे। तो फ्यूजन से ये सारे प्रोडक्ट बनते गए। बट ये सारी की सारी हाइड्रोजन एक ही बारी में कंज्यूम नहीं हुई, कुछ एक हाइड्रोजन बच गई थी। जो हाइड्रोजन बच गई है, उससे एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं न्यू स्टार का एक एग्जांपल है आपका सन, सूर्य। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे बोलते हैं हम प्लैनेट्स। और ये जो सन है, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये सारे के सारे प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है, और इसी को हम कहते हैं कि दिस इज सोलर सिस्टम। सो नेक्स्ट लिखिए, ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये वैसे कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, बट ये विद इन 2 पेज मेरे को खत्म करना है। आगे लिखिए, ड्यूरिंग द स्टार्स एंड सुपरनोवा स्टेज, हाँ जी सर, ड्यूरिंग द स्टार्स एंड सुपरनोवा स्टेज। स्टार के टाइम पे क्या है, हाइड्रोजन ही एक्सप्लोड हो रहा है। सुपरनोवा के टाइम पे भी हाइड्रोजन ही एक्सप्लोड हो रहा है और वही एलिमेंट्स बना रहा है। बट हाइड्रोजन थोड़ी बहुत बच चुकी है, थोड़ी हाइड्रोजन इसमें बच गई है। ड्यूरिंग दी स्टार्स एंड सुपरनोवा स्टेज,
not all the hydrogen was used, not all the hydrogen was used, not all the hydrogen was used या consumed. यूज लिखिए या कंज्यूम लिखिए. नॉट ऑल द हाइड्रोजन वाज यूज्ड एंड सम सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड सम substantial part of the hydrogen, substantial, substantial, substantial part of the hydrogen still remained, which led to the formation of new star, आगे लिखिए लाइन चेंज करके, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखिए फॉर एग्जाम्पल आर्सन, उसके बाद डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे आर्सन, फॉर एग्जाम्पल आर्सन, डैश लगा के लिखिए, ये ब्रैकेट में लिखिए formation of sun started 5.6 billion year ago. Formation of sun started 5.6 billion year ago. Formation of sun started 5.6 billion year ago, comma, and it was completed 4.6 billion year ago. And it was completed 4.6 billion year ago. तो 5.6 बिलियन ईयर अगो इसका बनना स्टार्ट हुआ और 4.6 बिलियन ईयर अगो ये बन के तैयार हो गया. क्या? सन, दैट इज न्यू स्टार. आगे लिखिए इसी में ही, द रिमेनिंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. अब इसमें ही समझिए, हमने कहा कि जब स्टार और सुपरनोवा ने अपने गैसेस को यूज करके, पहले स्टार ने क्या किया, हाइड्रोजन से लेके आयरन तक के सारे एलिमेंट्स बना दिए. सुपरनोवा ने क्या किया, बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारी गैसेस अलग थी, तो उन्होंने आयरन से लेके जितने भी बाकी रहते थे एलिमेंट्स आपके, लगभग वो सारे बना दिए. 118 एलिमेंट्स हैं टोटल. अब शायद बढ़ गए हैं कि नहीं, बट 118 तो हैं. अब ये 118 जब बन गए, उसके बाद थोड़ी सी हाइड्रोजन बच गई, उस हाइड्रोजन से सन बन गया, क्योंकि 5.6 बिलियन पहले स्टार्ट हुआ उसका बनना, 4.6 में बन गया, लगभग एक बिलियन ईयर तो उसको लगेगा बनने में. दूसरी बात, अब जो हाइड्रोजन बची हुई थी, उस हाइड्रोजन ने बना दिया सिर्फ सन को. अब उसके अलावा जो एलिमेंट्स बच गए थे, हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स बन गए थे, उन एक्सोप्लैनेट बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये. तो आगे लिखिए इसी में ही, द रिमेनिंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, the remaining elements except hydrogen started forming exoplanets. The remaining elements except hydrogen started forming exoplanets. Started forming exoplanets. Started forming exoplanets. EXO planets. Exoplanets of the new star. Exoplanets of the new star. Of the new star. आप लिखिए, तारों और सुपरनोवा चरण के दौरान, आज मैं सिर्फ आपको इतना करवाऊंगा, नेक्स्ट में सोलर सिस्टम. आज इसी के साथ ही, तारों और सुपरनोवा चरण के दौरान
तारों और सुपरनोवा चरण के दौरान संपूर्ण हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया गया। तारों और सुपरनोवा चरण के दौरान संपूर्ण हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया गया था। संपूर्ण हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया गया था। और हाइड्रोजन का कुछ बड़ा हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। और हाइड्रोजन का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ था जिससे नए तारे का निर्माण हुआ। जिससे नए तारे के साथ न्यू स्टार प्लीज लिख लेना। नए तारे का निर्माण हुआ। नए तारा मीन्स न्यू स्टार मीन्स सन। उदाहरण के लिए हमारा सूर्य फिर ब्रैकेट में लिखेंगे आप। उदाहरण के लिए हमारा सूर्य, उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सूर्य का निर्माण 5.6 बिलियन। सूर्य का निर्माण 5.6 बिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। सूर्य का निर्माण 5.6 बिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। सूर्य का निर्माण 5.6 बिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। और यह 4.6 बिलियन वर्ष पहले पूरा हुआ। और यह 4.6 बिलियन ईयर पहले पूरा हुआ। हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्व नए तारों के एक्सोग्रह, इसे इंग्लिश में जरूर लिखेंगे आप, एक्सोग्रह बनाने लगे। तो सबसे पहला आप देखेंगे अभी अपनी नोटबुक में, सबसे पहला आपका जो कीवर्ड था दैट वाज यूनिवर्स। मैच करिए। फर्स्ट इज यूनिवर्स। उसके बाद 4 कंपोनेंट्स, मैटर, स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। उसके बाद आएगा नेबुला, नेबुला के बाद आएगा लाइट ईयर, लाइट ईयर के बाद आएगा गैलेक्सी। आफ्टर दैट स्टार्स, फिर सुपरनोवा, सुपरनोवा के बाद आएगा न्यू स्टार और उसके बाद एक्सोप्लैनेट्स। तो न्यू स्टार और एक्सोप्लैनेट इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, लिखिए। न्यू स्टार एंड एक्सोप्लैनेट्स आर bind together by attraction of the matter. New star and X are bind together by gravitational attraction of the matter. और याद रखना है हमेशा, न्यू स्टार का मतलब होता है कोई ऐसा सोर्स जो कि एक्सोप्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है ना। अट्रैक्शन ऑफ द मैटर, bind together by gravitational attraction of the matter, New star and exoplanets together form solar system. New star and exoplanets together forms solar system. आप लिखिए हिंदी में, नए तारे और एक्सोग्रह
पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के साथ नए तारे और एक्सोग्रह पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण नए तारे और एक्सोग्रह पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के साथ बंधे हुए होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के साथ बंधे हुए होते हैं। नए तारे और एक्सोग्रह मिलकर इसका निर्माण करते हैं, सोलर सिस्टम, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। नए तारे और एक्सोग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हो गया निर्माण, सोलर सिस्टम। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? 8। नेम देम। सबसे पहले मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड अल्फा सेंचुरी एंड प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये सारे के सारे आपके सौर मंडल का ही पार्ट है ना, चाहे वो प्लैनेट की कैटेगरी से चला गया बट है तो सौर मंडल में। सौर मंडल में और क्या चीज होती है? एस्ट्रॉइड्स, मेटेओर्स, कॉमेट्स, है ना, और कुछ होता है? अल्फा सेंचुरी मैंने पहले ही बता दिया है। अब एक कॉन्सेप्ट है गोल्डीलॉक्स जोन। हाँ जी, जैसे कोई बैठा हुआ जिसने तारा को देखना है ऐसे लिखेगा बता सकते, मतलब जैसे 5.6 बिलियन साल पहले सूरज बनना शुरू हुआ। ये तो उनकी स्टडीज है ना, अपनी स्टडीज है उनकी, उनको ऐसा अनुमान लगाना पड़ रहा है। साइंस सिर्फ और सिर्फ अनुमान के ऊपर टिकी हुई है। लेट अस सपोज, है ना, लेट अस अज्यूम करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 5 एप्पल है। कौन सा है वो व्यक्ति है, कौन से वो 5 एप्पल है ना, ऐसे ही है, ऐसे टिकी हुई है। मान लीजिए एक टंकी में पानी भर रहे हैं, पानी भरे जा रहे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का, है ना। मान लीजिए एक नदी में बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारी दुनिया एक उम्मीद पे टिकी है ना, उसे उम्मीद को कहते हैं लेट अस सपोज, लेट अस एज्यूम, लेट इट बी 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। हेलो, हाँ जी जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी कल मैं आ जाऊंगा। आपका 34A में ही? जी मैम, हाँ जी जरूर मैम, थैंक यू। कुछ और करना चाहते हैं? बंद करो इसको। नेक्स्ट इज, हाँ जी क्या कह रहे हैं? ऐसे ही हो रहा बीच बीच में, फोन चेंज करना पड़ेगा। ये इसको एक आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जाना है, ठीक है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बाकी अगर आपको ज्यादा शान पट्टी करनी है तो गो होम, ओपन फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, फिर मुझे आके बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। दिस इज दी शॉर्टेस्ट वे जिससे मैं करवा सकता था। हाँ जी 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको मत पढ़ना मैं तो यही कह रहा हूँ तब से। बाकी अगर आपको पढ़ना है, पंगा लेना, घर जाइए और पढ़िए, ये जो किया ये भी भूल जाओगे। लाइफ, अब हमें पता लग गया कि प्लैनेट्स हैं, न्यू स्टार सारे एक्सो प्लैनेट्स को एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल के साथ। और वही ग्रेविटेशनल पुल के कारण आप देख रहे हैं सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सीजन बदल रहे हैं, है ना, गर्मी सर्दी बरसात, है ना, एज भी बढ़ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको किसी स्पेस शटल के थ्रू बाहर भेज दूं और आप 2 साल वहां पे रह के आए तो आप यंग होंगे एज कंपेरिजन टू अर्थ।
ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो आपके बूढ़ा बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिससे आपके बॉडी का, फेस और आपकी एज का पता लग रहा है। बट जब आप स्पेस में चले जाते हैं, स्पेस में समय अलग चलता है, यहाँ पे समय अलग चलता है, ठीक है। सो इसके ऊपर कई पिक्चर्स बनाई गई हैं। इंटरस्टेलर भी देख लेना कभी, है ना। इंटरस्टेलर है, बहुत सारी मूवीज हैं, बट मैं अभी आपको मूवीज सजेस्ट करने नहीं आया हूँ, नहीं तो आप जाके पहले नेटफ्लिक्स ले लेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ लिए आप। अब आपको पता लग गया कि एक न्यू स्टार है, न्यू स्टार के सराउंडिंग में सारे आपके एक्सोप्लैनेट्स घूम रहे हैं, सारे प्लैनेट जो हैं सन के अराउंड घूम रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ प्रेजेंट है ना, है ना। हमारी जो धरती माँ है, हम जैसे कहते हैं हमारा प्लेनेट, या फिर हम कहते हैं प्लेनेट अर्थ, हम कहते हैं कि आर होम अर्थ, तो अर्थ के ऊपर ही लाइफ क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि हैबिटेबल कंडीशंस होने चाहिए कहीं भी अगर आपको रहना है, दैट आर हैबिटेबल कंडीशंस। मैं अभी आपको उठा के सीधा जैसलमेर के बीच रेतीले मरसल में छोड़ दूं तो वो हैबिटेबल कंडीशन नहीं है, वहां पे किंग कोबरा आके आपको कट कर जाएगा। वहां पे होता है, आपको अगर लग रहा है कि नहीं होता, वहां पे होता है। वहां पे एक पत्थर हटाओगे, वहां पे बिच्छू मिलेगा तो बहुत जहरीला होगा, क्योंकि दे आर फ्रस्ट्रेटेड, उन्होंने जहर रखा है अपने अंदर। कुछ इंसानों ने भी जहर रखा होता है अपने अंदर, जो चीजों को इजीली नहीं जाने देते, है ना। जब भी दिल करता तब डस देते हैं। सो हैबिटेबल कंडीशंस का मतलब क्या है? जहां पे हवा पानी अच्छा हो, जहां पे आपके रहने की कंडीशंस अच्छी हो, जहां पे आप सरवाइव कर सके, जहां पे पानी अवेलेबल। सबसे बड़ी बात क्या है? पानी हमारे लिए। विदाउट पानी मर जाएंगे, विदाउट ऑक्सीजन मर जाएंगे, विदाउट नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस के भी मर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी देख रहे हैं आप 48 डिग्री टेम्परेचर पे आप नहीं कर सकते बाहर, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर सकती इसको। बट यही सेम कहीं और जाएंगे तो वो अडेप्ट कर लेंगे, बट फिर भी हमारे लिए टेम्परेचर स्केल क्या है? 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, यही है, इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तो इंसान के लिए वैसे भी ठीक नहीं है, समझ रहे हो। 55 पे मौत होना स्टार्ट हो जाएगी, पेड़ों पे आग लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि एक टाइम पे मैंने वीडियो देखा था, आई थिंक वो था दुबई या कुवैत का था, तो वहां पे 62 डिग्री टेम्परेचर गया, एक जगह है वहां पे। तो वहां पे गाड़ियों के टायर की जो पिघलने लग गए, पेड़ों में आग लगने लगी। क्यों? फ्रिक्शन हो रहा है। आप देख रहे ना, जंगलों में आग लगती है। जंगलों में आग कैसे लगती है? क्योंकि जंगल में क्या है, हिमालयन जो आपके जंगल हैं, वहां पे पेड़ जो है, चीड़ में क्या होता है? टार होता है। अब वो टार जैसे ही नीचे गिरता है, चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो भी एक टाइप से थोड़े से उसमें होता है, वैक्स होता है इसमें। हाँ, तो जैसे ही वो हीट पड़ती रहती है, उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है। और हम कहते हैं जंगलों में लोगों ने आग लगा दी, वो खुद लगती है, कोई लगाता नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है बेटा जंगल जाएगा आग लगाने। बहुत रेयर होगा, है तो होते हैं ऐसे इंसान जो कि घास के लिए, अच्छे पास्चर लैंड के लिए लगा देते हैं आग। तो वैसे ही कुछ एक हमारे लिए हैबिटेबल कंडीशंस है। अब आप सन के जितना नजदीक होंगे उतनी हैबिटेबल कंडीशंस अच्छी नहीं है, और सन के बहुत दूर भी चले जाएंगे तो वहां पे फ्रोजन कंडीशंस हैं, समझ रहे हो। एक जगह पे बर्फ जमी हुई है, मतलब वहां पे -273.15 केल्विन का टेम्परेचर है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। और कहीं पे आप देख रहे हैं कि 2700 केल्विन का टेम्परेचर है, जहां पे आग की लपटें आ रही हैं, फ्लेयर्स आ रही हैं। तो आपको ज्यादा नजदीक भी नहीं रहना, ज्यादा दूर भी नहीं रहना, है ना। जिंदगी में कभी भी ज्यादा एक्सट्रीम गुस्से वाले भी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम शांत भी नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन, दैट इज डिप्लोमेटिक, है ना। समय पे जहां पे दिल करे वहां पर रो लिए, जहां पे दिल करे हंस लिए, जहां पे दिल करे चुप रह लिए, है ना। सो दिस इज दी मीडिएशन टेम्परेचर। मीडिएशन टेम्परेचर का मतलब क्या है? जहां पे हैबिटेबल कंडीशंस रहे। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ में जैसे 79% आपका वाटर है, अगर ये इसको आप ले जाएं और बिल्कुल सब बाकी जो आगे वाले प्लैनेट्स हैं उनको हटा के इसको आगे ले आए, तो क्या होगा? समंदर का पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा और सब कुछ खत्म। आइस कैप ग्लेशियर तो भूल ही जाओ, जो बचा है पानी वो भी सूख जाएगा। दूसरा सिस्टम आपके पास क्या है कि आप उसको एक और मेथड में देख लीजिए कि आप यहाँ पे सन है, आप यहाँ पे अर्थ को लेके आप बिल्कुल दूर कर दीजिए, बिल्कुल एंड पॉइंट पे अल्फा सेंचुरी पे ले जाइए, तो जितना भी पानी है वो सारा का सारा बर्फ बन जाएगा, फिर लाइफ नहीं होगी। सो अर्थ एक ऐसे अच्छे कंडीशंस में रेगुलेट है कि वहां पे ये पानी लिक्विड फॉर्म में है ना। हम कहते हैं ना कि H2 और ब्रैकेट में लिखते हैं L, तो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास पानी अवेलेबल है, इसीलिए हम जिंदा हैं, अदरवाइज गेम ओवर। तो यही सिचुएशन लाइफ ऑन द अर्थ, ये सब लेटर ऑन मैं कराऊंगा। आई एम डन फॉर द डे एंड आई होप यू टू पीपल, सबके सब थक चुके हैं,
है ना, मैं बहुत थक चुका हूँ। सो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, घर जाइए, जो भी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद अब कोई मैप नहीं होएगा, अब होएगा सीधा टेस्ट। जियोलॉजिकल टाइम स्केल तक मैं टेस्ट ले लूंगा आपसे, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज दी लार्जेस्ट हिस्ट्री ऑफ दी अर्थ की हिस्ट्री। अर्थ की हिस्ट्री का जो एक टाइम स्केल है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक एंड एंथ्रोपोसिन, यहां तक। उसके बाद फिर हम थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। सो ये जितना पढ़ा है उसको घर जाके रिवाइज करिए, ये आपके लिए फायदेमंद है और मेरे लिए भी।